पढ़ाई कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स फॉर स्टेट एई एंड जेई एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग। ओके, जो भी एग्जामिनेशन आप अपियर करोगे उस एग्जामिनेशन के लिए हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो आगामी परीक्षा जैसे कि जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, एसएससी जेई 2023, तो ये क्लासेस एसएससी जेई 2023 के लिए भी आपका अप्लीकेबल रहेगा। ओके, बाकी पढ़ाई कैसे हो रही है, किस तरह की तरीके से हो रही है, इस चीज को तो आप देख ही रहे हैं अगर आप लगातार फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, किसी किसी दिन मान लीजिए लाइव नहीं आ पाते हैं, तो उस दिन क्या होता है ना, वीडियो रिकॉर्डेड मोड में आ जाती है। तो रिकॉर्डेड मोड में शायद आप लोग तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है, स्किप कर देते हो, क्योंकि जो लाइव क्लासेस होते हैं उस पे नहीं भी कम से कम तो 250-300 बच्चे एनी टाइम एक्टिव रह के देखते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लास होता है, देखता हूं अगला दिन, तो उसमें कम से कम 40-50 बच्चे ही देखे हुए होते हैं। मतलब हो सकता है कि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि सारा का जितना भी कंसेप्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा वो पिछले क्लास में इंटरलिंक्ड होगा कुछ ना कुछ, उसके आगे जो भी डिस्कस करूंगा वो इस क्लास से लिंक्ड अप होगी। तो इस तरह से चलता चलता है सब्जेक्ट, है ना। तो क्लास मिस नहीं करिएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, देखिएगा नहीं मिल रहा है तो ट्राई करिएगा कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया जाए। एजुकेशन को सस्ता बनाने में हम जितना अपना सहयोग दे पा रहे हैं उतना हम दे रहे हैं। और 2023, ओके, हमने बोला था कुछ न्यू आएगी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो न्यू यही है। एसएससी जेई 2023 के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। जितने भी स्टेट के एई जेई के एग्जामिनेशन से प्लस एसएससी जेई के जितने जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सेंट्रल लेवल पे जेई जैसे डीएसएससी जेई हो गया या फिर और सेंट्रल लेवल पे और कोई जेई का अगर एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्वेश्चन, है ना, प्लस स्टेट जेई के सारे क्वेश्चन, स्टेट ए के सारे क्वेश्चन, गेट के मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिया है। आपको 440 से ज्यादा तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा विथ मॉक टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज, मात्र 300 रुपए में। बोला ना, जितना एजुकेशन को मैं सस्ता बना पा रहा हूं कोशिश कर रहा हूं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं अब क्या बोलूं, ज्यादा कुछ बोलूंगा आप बोलोगे सर आप क्यों क्वांटिटी कंटेंट क्वालिटी तो वही है। तो जहां 300 रुपए की लागत है वहां आप 1500 क्यों फंसाओगे। टेस्ट सीरीज का ही बात कर लो आप। लेट्स सपोज जो ऑफलाइन किताब होता है, ठीक है, आप उसे खरीदेंगे, सब चीज यहीं मिल जाएगा, सारा का सारा, समझ गए। जितने भी किताब जो भी सोच पा रहे हो क्वेश्चन बैंक सारा इंक्लूड करवा दिया है। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन है भैया सिविल इंजीनियरिंग का। तो कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये स्टेप ये मूव हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए। कॉन्सेप्ट डिकोडर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जाइए टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, मैंने ये सिस्टम भी ऑन करके रखा है, कोई छेड़खानी नहीं, कोई मतलब बेईमानी नहीं। आप प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू देखने के बाद ही एनरोल करना। 300 रुपए ही है, ठीक है। चालू हो जाइए। को कुछ आपको खरीदने की फिर मटेरियल जरूरत नहीं है। इतना क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ लगा लिए, काम खत्म। छूटेगा रहेगा एसएससी जेई, पूरा सिविल इंजीनियरिंग निपटा दिया। समझ रहे हो, जितने भी स्टेट के जेई एग्जामिनेशन है सब आराम से फोड़ फाड़ देंगे। ओके, चलो यार, सिविल मैं हूं जब तक यही सस्ता चलेगा, बस यही है। प्यार से दिल से एक्सेप्ट करके फॉलो करो तो एग्जाम भी सिलेक्शन होगा इसी पैसे में। समझ गए। पैसा ज्यादा खर्चा करना जरूरी नहीं होता एग्जाम निकालने के लिए, जरूरी होता है ज्यादा अच्छे से मेहनत करना। ओके, अब हम लोग इतना कम में करवा पा रहे हैं, हॉबी है, आनंद लीजिए। ओके, चलिए सॉइल मैकेनिक्स चालू करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देना था आपको, मैंने दे दिया। तो हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डेटा बताऊंगा वहां से एग्जाम में श्योर शॉर्ट डिफिनाइट क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। आईपी क्या है,
डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, WL परसेंटेज माइनस WP परसेंटेज, यही एकमात्र फॉर्मूला है, ठीक है, आईपी का डायरेक्ट फॉर्मूला जहां से आईपी निकल जाएगा, समझ गए, और कोई फॉर्मूला दस टू नहीं है। और जो है वो उसका इक्वेशन आता है, वो प्लास्टिसिटी चार्ट की एक कॉन्सेप्ट आती है, वहां पे आती है, तो वहां पे और कुछ फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा जिसमें आईपी का यूज किया जा रहा है, ठीक है। वेल वो सॉइल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ने जा ही रहे। आईपी इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है, WL माइनस WP, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो हमने आपको बताया था इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल बिहेव एज ए प्लास्टिक मटेरियल, समझ में आ रहा है, ये वो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जिस रेंज में अगर सॉइल का वाटर कंटेंट है प्रेजेंट टाइम में, तो सॉइल एज ए प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करेगा। प्लास्टिक मटेरियल के रूप में बिहेव करने का मतलब क्या है, मतलब समझो वो सॉफ्ट होगा, आप उसको रोल करोगे तो अच्छे से वो रोल हो जाएगा, उसके सरफेस पे क्रैक वगैरह अपीयर नहीं होंगे, ये सब चीजें, स्टिकीनेस होगा, है ना, उसको आराम से किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे उस पर्टिकुलर सॉइल के। इसलिए जो मूर्तिकार होता है, जो क्ले का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके लिए सबसे फेवरेट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो भी है वो है उसका प्लास्टिक रेंज कंसिस्टेंसी, समझ गए बात को, जिस रेंज में अगर वाटर कंटेंट होता है सॉइल का, तो सॉइल एज ए प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करता है। ओके, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे एक बार, ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, इट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल शो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी और सॉइल बिहेव लाइक प्लास्टिक मटेरियल, दिस इज योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना, रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, अब मैं कुछ टेबल आपको दूंगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डेटा आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछेंगे। क्वेश्चन रहेगा जैसे कि क्ले में अलुवियल क्ले है, उसका प्लास्टिसिटी का क्या रेंज होता है, आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का क्या वैल्यू होता है, सिल्ट का प्लास्टिसिटी इंडेक्स का क्या वैल्यू होता है, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं एक एक नंबर का जेई एग्जामिनेशन में। एसएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, भरे हुए, जब हमने एसएससी का सॉइल का पीवाईक्यू करवाया था लास्ट ईयर, तो आप उसमें देखेंगे। ओके, अच्छा, अभी तो आपको पीवाईक्यू नहीं मिला होगा, ये चैप्टर जब खत्म होगी तब अटैच कर दी जाएगी वो वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन वाला, है ना, जितने भी पीवाईक्यू आए थे, तो उसमें आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, ग्रेवल एंड सैंड, याद करो इसका आईपी का वैल्यू लगभग जीरो होता है, आईपी इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो इस तरह के सॉइल को हम कहते हैं नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, आपको ग्रेवल और सैंड के केस में नॉन प्लास्टिक ध्यान रखनी है। सिल्ट का जो आईपी का रेंज होता है वो 10 to 15% होता है, ठीक है। नाउ क्ले में अलुवियल का 15 से लेके 100% होता है, फिर क्ले में आपका ब्लैक कॉटन का 200 से 250% होता है, फिर इसका 200 से 400% होता है। ये जो डेटा मैंने दिया सुपर इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको एज इट इज याद रखना है, बढ़िया से टेबल बनाइए, टेबल वन, और लिखिए कॉपी पे, एज इट इज याद रखना है, जैसा बताया वैसा, सीधा 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 क्वेश्चन पूछेंगे। ये सिल्ट वाला तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10 से 15%, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, और क्ले में तीनों अलग अलग टाइप का क्ले का बता दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। नाउ टेबल टू, आईपी, आईपी का रेंज वाला कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूं, याद करने का तरीका, यहाँ 7 का कॉन्सेप्ट चलता है, 7 का रेंज चलता है। आईपी सबसे पहले, आईपी अप्रोक्सीमेटली जीरो, फिर आईपी का वैल्यू लगभग जीरो से लेके अगर 7% के बीच में है, दूसरा आईपी का वैल्यू लगभग 7% से लेके 17% तक है, ठीक है, और तीसरा आईपी का वैल्यू ग्रेटर देन 17% है, तो किस किस तरह के सॉइल कैटेगरी में ये आते हैं, मतलब किस तरह का प्लास्टिसिटी होता है सॉइल का। आईपी जब लगभग 0% है, तब तो आपको मालूम है उस सॉइल को हम नॉन प्लास्टिक बोलते हैं,
उसमें प्लास्टिसिटी है ही नहीं। आईपी जब 0 से 7% के रेंज में हो किसी भी सॉइल का, उसको हम लो प्लास्टिक सॉइल कहेंगे। पूछता है बाबू, लो प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, इस टेबल से कैसे क्वेश्चन आएगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। 7 से अगर 17% है उसे हम मीडियम प्लास्टिक सॉइल कहेंगे। मीडियम प्लास्टिक सॉइल। एक मिनट, मीडियम प्लास्टिक सॉइल। ग्रेटर देन 17% है तो वो सॉइल हो जाएगा हाईली प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक सॉइल। टेबल जैसा बताया हूं, सीधा याद रखना। 7 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आईपी अप्रोक्सीमेटली 0 नॉन प्लास्टिक, 0 to 7 लो प्लास्टिक, 7 to 17 मीडियम प्लास्टिक एंड ग्रेटर देन 17 हाईली प्लास्टिक। समझ गए? 7 का कॉन्सेप्ट है और ऐसे चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 0 नॉन प्लास्टिक, ये तो याद ही रह गया। 0 से 7, 7 से 17 ग्रेटर देन 17, 0 से 7, 7 से 17 ग्रेटर देन 17, 0 से 7 में लो प्लास्टिक, 7 से 17 में मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 में हाईली प्लास्टिक। उसी तरह वो वाला टेबल रिपीट कर दूं क्या? एक बार बोल दूंगा तो याद हो जाएगा ना आप लोगों को, मेरे साथ ही बोलना। ये याद करना बहुत जरूरी है टेबल। ग्रेवल एंड सैंड का आईपी होता है लगभग 0, तो वो हो गया नॉन प्लास्टिक, वो तो याद ही रखना है। देखो वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल का कंसिस्टेंसी से हमें कोई मतलब नहीं होता है। कंसिस्टेंसी की बात ही हम करते हैं तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही करते हैं, जिसमें सिल्ट और क्ले वाला फ्रैक्शन आता है। लेकिन जब हम सी मतलब ये सैंपल कलेक्ट कर रहे थे फॉर कंसिस्टेंसी टेस्टिंग, जैसे लिक्विड लिमिट वगैरह निकालने के लिए, तो आपने देखा था 425 माइक्रोन से जो छोटे हैं सॉइल उसको कंसिडर करते थे। तो 425 माइक्रोन में तो सैंड सैंड के भी कुछ फ्रैक्शन आ रहे हैं। तो होता क्या है, क्यों ऐसा कंसिडर करते हैं? जो सिल्ट वगैरह होता है ना, नेचुरली जो पाए जाते हैं उसमें सैंड फ्रैक्शन मिला हुआ होता है। समझ में आ रहा है? अलग से इंडिपेंडेंट सिल्ट ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको। फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है सिल्ट, उसमें कुछ ना कुछ फाइन सैंड मिला हुआ रहता है ना। इसलिए हम 425 से नीचे के पार्टिकल साइज को कंसिडर करके फिर टेस्टिंग करते हैं, है ना। समझ रहे हो बात को? वो कॉन्सेप्ट क्लियर था, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था। चलो बताते हैं। सिल्ट के लिए जो आईपी का वैल्यू होगा वो होता है 10 to 15%। देखो कितना कम है। इतना कम क्यों आ रहा है सिल्ट के लिए? जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, सिल्ट में सैंड फ्रैक्शन मिली रहती है और सैंड आपका नॉन प्लास्टिक। और एक रिजल्ट भी मैंने आपको दिया था कि किसी प्लास्टिक सॉइल में अगर नॉन प्लास्टिक सॉइल मिक्सअप कर देंगे तो जो मिक्सचर होगा उसका रिजल्टेंट आईपी बहुत ही कम हो जाता है। तो सिल्ट में हमेशा सैंड मिली हुई रहती है, फाइन सैंड। तो इसलिए उसका आईपी का वैल्यू बहुत कम होता है। सिल्ट का आईपी कितना? 10 से 15%। क्ले में 3 तरह का क्ले, अलुवियल क्ले, ब्लैक कॉटन क्ले, बेंटोनाइट क्ले। अलुवियल क्ले के केस में 15 से 100%, ब्लैक कॉटन का 200 से 250%, बेंटोनाइट का 200 से 400%। सिल्ट का 10 से 15% होता है आईपी का रेंज। क्ले में अलुवियल का 15 से 100%, क्ले में ब्लैक कॉटन का 200 से 250%, क्ले में बेंटोनाइट का आपका 200 से 400%। ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज डिफरेंट सॉइल के लिए। मेरे साथ एक बार बोल लो, ग्रेवल एंड सैंड नॉन प्लास्टिक हो गए तो आईपी 0, सिल्ट का 10 से 15%, क्ले में अलुवियल का 10 मतलब 15 से 100%, क्ले में अलुवियल का 15 से 100%, क्ले में बेंटोनाइट का 200 से 250%, क्ले में क्ले में ब्लैक कॉटन का 200 से 250%, क्ले में बेंटोनाइट का आपका 200 से 400%, सिल्ट का 10 से 15%, क्ले में अलुवियल का 15 से 100%, क्ले में ब्लैक कॉटन का 200 से 250%, क्ले में बेंटोनाइट का 200 से 400%, सिल्ट का 10 से 15%, क्ले में अलुवियल का 15 से 100%, क्ले में ब्लैक कॉटन का 200 से 250%, क्ले में बेंटोनाइट का 200 से 400%। तो सबसे ज्यादा किसका? बेंटोनाइट क्ले का 200 से 400%। उससे कम किसका? ब्लैक कॉटन क्ले का 200 से 250%। उससे भी कम किसका? अलुवियल क्ले का कितना? 15 से 100% के रेंज में आता है। और सबसे कम किसका? ग्रेवल एंड सैंड, वो तो नॉन प्लास्टिक ही होते हैं। और अगर ऐसे देखोगे सबसे कम तो सिल्ट 10 से 15%। याद रहेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? आईपी में उधर 7 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 0 नॉन प्लास्टिक, 0 to 7, 7 to 17 ग्रेटर देन 70, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक। क्या समझे? याद रहेगा?
उम्मीद करता हूं हो जाएगा, हो गया होगा। मेरे साथ अगर ईमानदारी से बोले हो तो हो गया होगा क्या? बिल्कुल। ऐसे याद करना, ये टेबल मुंह पे एनी टाइम, कोई भी मतलब जो भी नाम है, सोए हो, उठ रहे उठ रहे उठ रहे, ये बता रहे इसका आईपी बम से आवाज आना चाहिए। ठीक है, ऐसा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंट आता है जी, और एग्जाम में जेई लेवल पे यही सब डेटा वाइज क्वेश्चन आता है। और और एई लेवल पे भी, और मान लो याद नहीं होने के कारण क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, डेटा याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मैक्सिमम टेबल एक दो बार तीन बार बोल बोल के रिपीट करा दिया करूंगा क्लासेस के दौरान। ठीक है, प्लस आप इस तरह के टेबल का अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। ये पढ़ाई करने का तरीका, अगर आप एग्जाम एस्पिरियंट है तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि अंतिम समय में, जैसे कल या परसों एग्जामिनेशन है आपके, तो आप जा रहे हो, तो आज हम शॉर्ट नोट्स एक बार ओपन करके रट लें, एक बार सारा डेटा रिवाइज हो जाए। शॉर्ट नोट्स में डेटा होना चाहिए, फॉर्मूलास होना चाहिए, जितने भी जो भी डेटा कॉन्सेप्ट वगैरह, जो भी डेफिनेशन, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थ्योरी, जो डेरिवेशन है, उन सब चीजों को मेन कॉपी में रहने दो। जो लास्ट वाले रिजल्ट है, आउटपुट, उसको नोट डाउन करो शॉर्ट नोट्स में, तब होती है काम। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनिए, दिमाग चकरा जाएगा। देखो, आईपी के बारे में मैंने अभी क्या बोला? आईपी के बारे में बोला, आप निकालते हो इसको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके, ऐसे डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, इस तरह से हम निकालते हैं आईपी। नाउ दूसरी बात, आईपी अगर किसी सॉइल का ज्यादा है तो उसका प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मतलब सॉइल इज मोर प्लास्टिक, है ना, उसका प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा, सॉइल विल बी मोर प्लास्टिक। नाउ किसी सॉइल का आईपी ज्यादा कब होगा? किसी सॉइल का आईपी ज्यादा तब होगा, पहला केस, लिक्विड लिमिट होना चाहिए किसी सॉइल का ज्यादा। अगर लिक्विड लिमिट किसी सॉइल का ज्यादा है एंड प्लास्टिक लिमिट कम है, तब जाके ये डिफरेंस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी का ज्यादा होगा, तो सॉइल का आईपी ज्यादा होगा, तो सॉइल का प्लास्टिसिटी ज्यादा होगा। हम ऐसा कहेंगे? यस सर, कहेंगे। आप तो बात तो सही कर रहे हो आप। एक तरह का सॉइल बोलता हूं, ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉइल आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस मिले हुए रहते हैं, पेड़ पौधे जंतु जानवर, इन सब चीजों के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के सॉइल होते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल होता है ये, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण ये बनती है। ठीक है, नाउ, तो जो आपका ऑर्गेनिक सॉइल है, इसमें होता क्या है? देखो, इसमें होता ये है, इसका जो लिक्विड लिमिट होता है ना, डब्ल्यू एल, काफी ज्यादा होता है, लिक्विड लिमिट काफी ज्यादा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, its plastic limit is also more. Its plastic limit is also high. समझ में आ रहा है? इसका प्लास्टिक लिमिट भी ज्यादा होता है, मतलब डब्ल्यूपी भी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड लिमिट ज्यादा हुआ तो प्लास्टिक लिमिट इस सॉइल का कम है, ना, इसका ना प्लास्टिक लिमिट भी ज्यादा होता है। अब इस कारण से होता क्या है, जब डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी का डिफरेंस लोगे तो वो आईपी का रेंज कम आएगा, मतलब ये सॉइल लो प्लास्टिक सॉइल के कैटेगरी में आ जाती है। समझ रहे हो बात को? ये जो सॉइल है बेसिकली लो प्लास्टिक सॉइल में, इसका प्लास्टिसिटी काफी लो होता है, लो प्लास्टिक सॉइल के कैटेगरी में ये सॉइल जनरली आ जाती है। मतलब अगर परफेक्ट कैटेगरी बताओ तो लो टू मीडियम के बीच में रहता है इसका प्लास्टिसिटी। समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली आईपी जो होती है इस सॉइल की 10% के बराबर आती है ऑर्गेनिक सॉइल का। क्यों? क्योंकि इसका लिक्विड लिमिट जो होता है ना, डब्ल्यू एल, ये होता है लगभग 50 से 60%, 50 to 60%। और इसका जो प्लास्टिक लिमिट होता है वो इसके करीब करीब ही होता है, कितना? अप्रोक्सीमेटली 40 to 50%। ये रेंज में इसका प्लास्टिक लिमिट होता है। तो देखो, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दोनों करीब करीब है, थोड़ा सा ही गैप है ना? इसलिए जब आप डिफरेंस लोगे तो आईपी का जो आपको वैल्यू मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 10% का वैल्यू मिलता है।
इसलिए ये जो ऑर्गेनिक सॉइल है, इट इज ए लो प्लास्टिक सॉइल। इसको हम जनरली लो प्लास्टिक सॉइल के कैटेगरी में रखते हैं। आप बोलोगे सर, अभी तो आपने बोला लो प्लास्टिक सॉइल का रेंज होता है 0 to 7%। इसका प्लास्टिक लो प्लास्टिक सॉइल मैं कह रहा हूं, मतलब ये कहना चाहता हूं कि इसकी प्लास्टिसिटी लो होती है। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से तुमको टेबल मालूम है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट वगैरह दिया होगा, है ना, उसको देखते हुए टिक लगाना। बाकी अगर अलग से क्वेश्चन आ गया कि ऑर्गेनिक सॉइल का प्लास्टिसिटी क्या होता है, हाई, लो, मीडियम, लो पे टिक लगाना है। समझ गए? इट इज ए लो प्लास्टिक सॉइल। और बाकी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसे उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको टेबल के अकॉर्डिंग फिर उसको कैटेगराइज करना है। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ? तुमको कोई सॉइल दिया, उसका WL WP का वैल्यू दे दिया और उसका आईपी निकालने के लिए आपको बोला, आईपी निकालने के लिए बोला, प्लस अलग से जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि वो किस तरह का सॉइल है, हाई प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, क्या। तो आईपी का वैल्यू को देखते हुए फिर आप आंसर करोगे उस टेबल के भी पे। उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आने वाले परीक्षाओं में भी उस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्गेनिक सॉइल का बात करूं तो ये लो प्लास्टिक सॉइल की कैटेगरी में आती है। इसकी प्लास्टिसिटी होती है लो। क्यों? इसका लिक्विड लिमिट तो ज्यादा है, लेकिन साथ साथ प्लास्टिक लिमिट भी ज्यादा होता है। नाउ एक चीज याद करो, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ज्यादा होने का मतलब क्या है? लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ज्यादा होने का मतलब है कि सॉइल आपका ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। किसी सॉइल का अगर लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो आपको यही समझना है, सीधी सी बात, कि सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी होगी ज्यादा, वो ज्यादा दबेगा। अरे लिक्विड लिमिट ज्यादा है मतलब उसमें ज्यादा पानी वो रख सकता है, उसका वॉइड ज्यादा होगा। अल्टीमेटली यही बात है ना। तो अगर वॉइड ज्यादा है तो ज्यादा दबेगा भी ना, उसका कंप्रेसिबल भी ज्यादा होगा। सो लिक्विड लिमिट के बेसिस पे हम सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। और लिक्विड लिमिट अगर 50% से ज्यादा हो जाए किसी सॉइल का, तो उसको हाईली कंप्रेसिबल सॉइल की कैटेगरी में हम रखते हैं, जो कि क्ले का कैटेगरी है। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल का कैटेगरी होता है क्ले का। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में फिर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कि सर, ऑर्गेनिक सॉइल is a soil having high compressibility but low plasticity। समझ गया? क्लियर? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इस नोट को आप लिखिए, ऑर्गेनिक सॉइल हैव हाई लिक्विड लिमिट अप्रॉक्स 50 to 60%, बट इट्स प्लास्टिक लिमिट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली हाई। कंपेरेटिवली हाई, लिक्विड लिमिट के कंपैरिजन में हाई, उसके आसपास रहता है। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक सॉइल आर लो प्लास्टिक सॉइल। क्यों? आईपी का वैल्यू होता है कम। ठीक है, आईपी वैल्यू, आईपी इज लेस, सिंपल सी यही बात है। इससे पहले कैलकुलेशन आपने लिखा होगा पहला वाला पेज का। आगे लिखिए, ऑर्गेनिक सॉइल हैव हाई लिक्विड लिमिट, हेंस इट इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। इस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कासाग्रांडे साहब ने सॉइल का क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी, है ना, बेस्ड ऑन इट्स लिक्विड लिमिट। तो हम सॉइल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में वो डेटा भी पढ़ेंगे, घबराने का जरूरत नहीं। आगे लिखिए, तो जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर एक सेंटेंस में हम लिखें ऑर्गेनिक सॉइल से रिलेटेड, तो ऑर्गेनिक सॉइल इज कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल सॉइल एंड लो प्लास्टिक सॉइल। ये कंक्लूजन हमारा निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। प्लस उसके इससे पहले हमने बताया था आपको ब्लैक कॉटन सॉइल का, ठीक है, बेंटोनाइट सॉइल का, इन सब चीजों का उनके बारे में बताया था। दो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ज्यादा होता है, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। एक्सपेंसिव सॉइल की कैटेगरी में वो सारे आ जाते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉइल है। क्लियर है? ऑर्गेनिक सॉइल आर हाईली कंप्रेसिबल बट लो प्लास्टिक। बार बार पूछेगा, कंफ्यूज हो गए, फाइन ग्रेन सॉइल है, प्लास्टिसिटी भी ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक सॉइल आर हाईली कंप्रेसिबल क्योंकि लिक्विड लिमिट ज्यादा है, बट लो प्लास्टिक क्योंकि उसका लिक्विड लिमिट के आसपास उसका प्लास्टिक लिमिट भी होता है, इसलिए आईपी का रेंज कम है, इसलिए उसका प्लास्टिसिटी बिहेवियर कम है, लो प्लास्टिक। समझ गए? ध्यान रहेगा। यस सर। हेडिंग डालिए कॉपी पे, प्लास्टिसिटी इन सॉइल। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन होगा। देखिए,
प्लास्टिसिटी इन सॉइल का बेसिक मतलब क्या है, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। प्लास्टिसिटी सॉइल में कब आती है? सबसे पहले तो ये फाइन ग्रेन सॉइल में आती है, ये बात आपको क्लियर है। फाइन ग्रेन सॉइल में क्यों आती है ये? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल एंड एब्जॉर्ब्ड वाटर। इन दोनों का इफेक्ट के कारण प्लास्टिसिटी इन सॉइल आता है। ठीक है, वो क्या आता है मैं अभी आपको वो समझाऊंगा, ऐसा क्यों होता है, उन दोनों के प्रेजेंस के कारण ही क्यों होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले एक चीज समझो, सॉइल में जो भी सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल में प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा कब? जब उसका कंसिस्टेंसी प्लास्टिक स्टेट में है। प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सॉइल में, उस पर्टिकुलर सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट से कम और प्लास्टिक लिमिट या उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना, तब जाके वो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में लाई करेगा, रहेगा, तब वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर? प्लास्टिक बिहेवियर का ये मतलब है, देखो प्लास्टिसिटी टेस्ट के बारे में सोचो, जो हमने किया था, क्या किया था, एक छोटा सा सॉइल का टुकड़ा ले लो, मान लो कि ये प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है और ये छोटा सा सॉइल का टुकड़ा है, ये ले लिया। उसके बाद आप उसको रोलिंग करना चालू करते थे, रोलिंग कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा था, देखो डिफॉर्म हो रहा था, लेंथ बढ़ रहा था माने डिफॉर्म हो रहा था। अब देखो, जैसा हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में पढ़ते हैं, इलास्टिक लिमिट वाला कंडीशन कि मेंबर के ऊपर लोड लगाया विद इन इलास्टिक लिमिट, तो मेंबर डिफॉर्म किया, फिर लोड रिमूव कर देते हैं, तो वो डिफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, एक बार वो लंबा हो गया मतलब हो गया, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब वो अपने ओरिजिनल स्टेट को आ नहीं सकता वापस। क्लियर है? यही प्लास्टिक वर्ड, यही चीज आप सोम में भी रिलेट करना, है ना। वो जो डिफॉर्मेशन हो गया परमानेंट है। लेकिन जो प्लास्टिसिटी इन सॉइल का सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इस तरह से डिफॉर्मेशन आप करवाते रहोगे। हम 3 mm या 3 mm तक करते थे, ठीक है, रोलिंग करते थे 3 mm तक करते थे। फिर हम ये देखते थे अगर क्रैक आ गया सरफेस पे, तो वो जो वाटर कंटेंट है वही उसका प्लास्टिक लिमिट होता था, हम ऐसा कह देते थे। अगर मान लो क्रैक नहीं आ रहा है, 3 mm से भी पतला में रोलिंग हो गया और क्रैक नहीं आ रहा है, सरफेस पे स्मूथ है, डिफॉर्मेशन होते चल रहा है, मतलब क्या है, उसका प्लास्टिक, उसमें जो वाटर कंटेंट है सॉइल में उसके प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा है, यही मतलब हम निकालते थे। मतलब क्या है प्लास्टिसिटी का, यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच सॉइल डिफॉर्म, ठीक है, विदाउट एनी क्रैक डेवलपमेंट और फ्रैक्चर, यही, इसी को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। वही देखिए, अगर प्लास्टिक लिमिट से कम वाटर कंटेंट है, सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में सॉइल अगर रहता है, तो मैंने आपको दिखाया था किस तरह से क्रैक डेवलपमेंट हो जाती है अपॉन रिडक्शन इन वॉल्यूम, अपॉन रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, वहां पे क्रैक डेवलपमेंट होता है सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में। लेकिन प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में सॉइल के अंदर क्रैक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में अगर आप सॉइल है, आपका सॉइल है, तो आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं आसानी से, स्टिकीनेस होता है उसमें, सॉफ्ट होता है, फिर आप उसको चिपका दो। जैसे गांव घर में आप देखेंगे, है ना, मैं बिहार झारखंड वाले एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पर संथाल एक कम्युनिटी है, रहती है, ठीक है, तो वो आज भी क्ले का घर बनाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं। तो वो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में आपका वो क्ले होता है। क्ले मोर्टार आप यूज करते हो, देखते हो, है ना, कि मतलब जैसे हम सीमेंट यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल, कभी कभी क्ले को यूज किया जाता है, तो वो क्ले मोर्टार जब हम बना रहे होते हैं, तो वो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होता है, स्टिकीनेस होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज उसमें होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही होती है, मतलब जो भी डिफॉर्मेशन हो गई है वो रिगेन नहीं होगा। तो प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी। आपको अगर एक सेंटेंस, एक सिंगल लाइन ऑफ सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बोलोगे कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच सॉइल विल अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग एंड फ्रैक्चरिंग। दिस इज योर प्लास्टिसिटी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये डेफिनेशन को लिखिए। अब याद करो सेकेंड पॉइंट, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था कि सॉइल में प्लास्टिसिटी आती क्यों है, इससे रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, विच फैक्टर, ड्यू टू विच फैक्टर सॉइल एग्जिबिट, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि सॉइल में प्लास्टिसिटी क्यों होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस कारण से सॉइल में प्लास्टिसिटी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला लिखिए, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इज ड्यू टू टू थिंग्स। पहला, प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल इन सॉइल विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। क्ले मिनरल होता है केलोनाइट, इलाइट, मोंटमोरोलोनाइट,
ये सब प्रेजेंट रहते हैं क्ले में। तो इन तीनों क्ले मिनरल में आगे चल के चैप्टर है क्ले मिनरल का, हम पढ़ेंगे वहां पे। तो इन तीनों क्ले मिनरल में जो मोंट मोरोलोनाइट होता है वो हाईली एक्टिव क्ले मिनरल होता है। ठीक है, तो अगर क्ले में मोंट मोरोलोनाइट की मात्रा ज्यादा है तो उसका उस तरह का क्ले का प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। क्लियर है, ध्यान रहेगा। मोंट मोरोलोनाइट पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है, चैप्टर ही है पूरा का पूरा, नॉट टू वरी। तो लिखिए प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल इन सॉइल विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, एड्सॉर्ब्ड वाटर इन सॉइल। दूसरा फैक्टर क्या है, एड्सॉर्ब्ड वाटर इन सॉइल। इन दो से कोई एक भी अगर नहीं होगा तो सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर्स, मतलब सॉइल में प्लास्टिसिटी नहीं है। समझ में आ रहा है। अब ये होता क्या है, देखो अभी अभी आपने देखा कि प्लास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब, उसका मैंने आपको मतलब समझाया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है विदाउट एनी क्रैक डेवलपमेंट और फ्रैक्चर। इस चीज ये होता है प्लास्टिक प्रॉपर्टी, है ना, प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म बताता हूँ, बहुत बहुत तरह के मैकेनिज्म्स हैं, किताबों में एक्सप्लेन किए हैं। जस्ट एक समझने के लिए मैं आपको कुछ छोटा सा चीज बताता हूँ। देखिए होता क्या है, ये मान लो सॉइल सॉलिड है, ये मान लो आपका सॉइल सॉलिड है, क्ले पार्टिकल है, तो क्ले पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे। ठीक है, क्ले पार्टिकल है या क्ले मिनरल है, कुछ भी मान लो। ओके, मतलब क्ले है उसी में मिनरल है ना, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल। एक मिनट, मैं थोड़ा पेन पेन का थिकनेस कम कर लूं, इधर बना लेता हूं नहीं तो पहले। ओके, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट है जहां से इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्ले पार्टिकल, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। तो प्लस माइनस, चार्ज कैसा होता है, प्लस माइनस ऐसा। तो दिस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। ओके, जो चीज बता रहा हूं ना उसको समझने का कोशिश करिए, बस ये एक एग्जांपल है, एनालॉजी है। ठीक है, ये जो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ दिस इज एनालॉजी, वो बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, डिफ्यूज लेयर का डबल लेयर कॉन्सेप्ट, बहुत सारा चीज है, उसको अपने को अब मतलब नहीं, आजकल वो ट्रेंड में अब नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं एक सिंपल वे में एनालॉजी आपको समझाऊंगा, वो बिहेवियर होता क्या है, उस चीज को समझिए। तो आपने ये देखा कि जो क्ले पार्टिकल होता है वो जनरली चार्ज पार्टिकल होता है। और ज्यादा थोड़ा डिटेल में बताऊं तो इस तरह का कुछ क्ले पार्टिकल आपको देखने को मिलता है, फ्लैट। ठीक है, फ्लेकी नेचर का, जिसमें सेंटर पे नेगेटिव चार्ज होता है और एजेस पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। ऐसा इन रियलिटी इस तरह से होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बताता हूँ। वाटर जो है, ओके, H2O, वाटर, H2O, ये ना एक बाइपोलर फ्लूइड है, बाइपोलर फ्लूइड। तो बाइपोलर फ्लूइड कहने का मतलब क्या है, H2O को आप H प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक कर सकते हो कि नहीं। तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों है, कहने का मतलब यही है। बाइपोलर फ्लूइड, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एनायन केटायन दोनों है ना। केटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। तो ये दोनों तरह के इसमें आयंस प्रेजेंट है। अब क्ले पार्टिकल जो है वो, उसमें भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रेजेंट है। यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो मालूम है आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सेम टाइप ऑफ चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, अपोजिट टाइप ऑफ फोर्स के बीच में, अब सॉरी, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये बेसिक नियम है फिजिक्स का। तो समझिए, यहाँ पर आप एक माइंड सेट करिए, माइंड से समझिए कि चूंकि क्ले पार्टिकल चार्ज्ड है और पानी में दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट है, प्लस माइनस दोनों, तो क्या वो क्ले पार्टिकल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे सराउंडिंग, है ना। यहाँ पे पानी के लेयर आ जाएंगे, H2 पानी वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे, अच्छे से चिपक जाएंगे सराउंड करके इसके अगल बगल। तो यही जो वाटर का लेयर इसके अगल बगल पानी के
मतलब ये क्ले पार्टिकल को सराउंड करता हुआ चिपक जाता है, इसी को जनरली हम एड्सॉर्ब्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, एड्सॉर्ब्ड वाटर जो होती है ना, इस चूंकि ये भी पानी है, बट इसकी क्वालिटी अलग होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। एड्सॉर्ब वाटर का ध्यान रखना, इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, एड्सॉर्ब वाटर के बारे में आगे अलग से भी लिखवाऊंगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ वाटर वाला एक टॉपिक छोटा सा हमको पढ़ना है ना। तो जो जो बोल रहा हूँ कि आगे लिखेंगे तो उसको लिखेंगे, लेकिन अभी एक प्रॉपर्टीज का बता रहा हूँ, विस्कोसिटी। इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो क्ले पार्टिकल को अच्छे से पूरा चिपका हुआ है, उसके ऊपर अच्छे से चिपका हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो ज्यादा ज्यादा पार्टिकल चिपका हुआ रहता है, तो घनत्व बढ़ जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है, उस कारण से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ जाने का मतलब आप क्या कैसे समझ सकते हो? और ये इफेक्ट बेसिकली क्यों होता है? ड्यू टू दिस चार्ज, मतलब सरफेस चार्जेस। इस कारण से इस एब्जॉर्ब वाटर की जो लेयर होती है, इसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है ना, जो क्ले पार्टिकल के करीब करीब होते हैं। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, तो ज्यादा पार्टिकल को पकड़ा हुआ है सॉइल सॉलिड अपने साथ, ज्यादा पानी के पार्टिकल को अपने साथ सॉइल सॉलिड पकड़ा हुआ है। इस कारण से, मतलब ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इस कारण से उस पानी का थिकनेस बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब क्या? आप सिंपली ऐसा समझिए, दो फ्लूइड है, उसके बीच में कंपैरिजन बता रहा हूँ। एक माड़ देखे, स्टार्च जो चावल से निकलती है, और एक नॉर्मल पानी देख लो। इन दोनों में अगर मैं बताऊं विस्कोसिटी किसका ज्यादा, तो बोलोगे जो माड़ होता है, जो स्टार्च होता है, उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका थिकनेस ज्यादा है ना। तो विस्कोसिटी अगर किसी फ्लूइड का ज्यादा है, तो वो शियर रेजिस्टेंस भी ज्यादा शो करेगा। मतलब शियर रेजिस्टेंस ज्यादा शो करने का मतलब क्या है? जब लोड लगाओगे तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा शो करेगा। किसी का अगर विस्कोसिटी कम है, तब जब लोड लगाओगे तो वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा। हम वहां से लिंकअप करते हैं इसको, है ना। रेजिस्टेंस शो कम या ज्यादा शो करना शियर के करस्पॉन्डिंग, मतलब डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग। मतलब मान लो यहाँ पे कोई चीज है, अब हम लोड लगाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब ये डिफॉर्म नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम दे रहा है तो डिफॉर्म ज्यादा करेगा। समझ रहे हो? तो अब होता क्या है, ये तो आपका एड्सॉर्ब लेयर ऑफ वाटर है, दिस आर एड्सॉर्ब लेयर ऑफ वाटर। अब इस बीच में यहाँ पे जो ये स्पेस आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वहां इन रियलिटी सॉइल में ये स्पेस काफी कम, तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, इधर भी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, डिफरेंट लेयर है, मान लो दो, कोई तीन लेयर में कंसिडर कर लेता हूँ। ये सारे भी वाटर मॉलिक्यूल्स के लेयर है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O पार्टिकल्स, दिस आर H2O लेयर। ओके, तो देखो, एक चीज मैंने बोला, सॉइल क्ले, ये जो क्ले पार्टिकल है, इसके करीब करीब जो वाटर है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डेड है सॉइल सॉलिड के साथ। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन क्ले पार्टिकल से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, जैसे ये पहला लेयर है ना, ये मान लो पहला लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, तो एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, पहला लेयर पे ज्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट है, दूसरे लेयर पे कम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट कम हो रहा है धीरे धीरे, आप जैसे क्ले पार्टिकल से दूर जा रहे हैं, मतलब दूसरे लेयर में जो पानी है, वहां पर उसकी विस्कोसिटी भी कम है, थिकनेस भी कम है। क्यों? वो विस्कोसिटी ऑफ दिस एड्सॉर्ब लेयर ऑफ वाटर इसलिए बढ़ रही थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर सरफेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मतलब ये जो सरफेस चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उस कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इस कारण से ज्यादा मॉलिक्यूल वहां पे अट्रैक्ट होके प्रेजेंट हो रही थी। इस कारण से डेंसनेस बढ़ रही थी, थिकनेस बढ़ रही थी, जो हम कह रहे थे कि विस्कोसिटी बढ़ रहा था। लेकिन क्ले पार्टिकल से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, सर ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस का इफेक्ट कम होते चल रहा है, तो आपका विस्कोसिटी ऑफ दोज वाटर विल बी लेस। तो विस्कोसिटी ऑफ दोज वाटर विल बी लेस, तब होगा क्या? मान लो कि अब तुम लगा रहे हो लोड, समझना, अब आप क्या लगा रहे हो? अब लगा दिए लोड, मान लो, ठीक है। लोड लगाओगे तो यहाँ पे इसी तरह से अरेंज होता है ना, ये इसी तरह से ये वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बताया गया एनालॉजी में। ओके, जब तुम लगाओगे लोड तो होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन को, रेजिस्टेंस आपको कम दिखेगा, है ना, इस वाले सेक्शन में डिफॉर्मेशन को रेजिस्टेंस कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी हो जाती है कम, इसलिए डिफॉर्म हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस ज्यादा शो नहीं करेगा। तो क्या होगा?
कि मैं यहाँ पे बगल में और बना रहा हूँ, ये तीन केवल ये वाटर लेयर जो है इसी में शो करवा रहा हूँ। ये मान लो वाटर लेयर है, ठीक है, ऐसा, ये वाटर लेयर है ऐसा, ये मतलब पहला वाला लेयर, ये तीसरा वाला लेयर। मान लो लोड लगाया आपने बीच में, तो होगा क्या, ये जो दूसरा वाला लेयर है, ये पहले वाले लेयर के ऊपर ऐसे स्लाइड करके नीचे आ जाएगा अंडर इफेक्ट ऑफ लोडिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि जो वाटर लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना? स्लाइड कर गया तो जहां तक स्लाइड कर गया वो वहीं तक वहीं पे रहेगा, फिर वापस नहीं आएगा। स्लाइड कर गया मतलब कर गया। तो बॉल एंड बियरिंग एक्शन, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बॉल एंड बियरिंग एक्शन। ठीक है, अब इसी कारण से आप मतलब इस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे मतलब रियलिटी से। ये तो एक थ्योरी दिया गया है, एक सपोर्टिंग थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी इस चीज को आप प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओगे। अगर सॉइल आपकी प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है, उसको अच्छे से मस लो। ठीक है, मस लो, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा होगा। और थोड़ा सा ऐसे दबाओगे वो पिचक जाएगा, है ना? सॉइल मतलब तो फ्लैट, जैसे दबाओगे वो पिचक गया, डिफॉर्म हो गया। फिर तुम छोड़ दे रहे हो, फोर्स हटा दे रहे हो, तो क्या वो ओरिजिनल स्टेट पे आ जा रही है क्या? नहीं आ रही है, वो जहां पे थी वहीं पे रह जाएगी। तो यही है, यही बॉल एंड बियरिंग एक्शन। तो वो जो स्मूथली चिपक रहा है, जैसे तुम दबाए तो स्मूथली वो फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, वो डिफॉर्म क्यों हुआ? जैसे जैसे क्ले पार्टिकल से, जो पार्टिकल्स है क्ले के, उससे दूर हम जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है उसकी इफेक्ट कम हो रही है, जिस कारण से विस्कोसिटी ऑफ वाटर कम होती है। जिस कारण से अब अगर हम लोड लगाए तो वो जो वाटर की लेयर है वो इजीली दूसरे वाटर की लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, इसलिए वो डिफॉर्म हो जाता है स्मूथली अच्छे से। तो बॉल एंड बियरिंग एक्शन इस तरह से। ये तो एक छोटा सा दो पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है बताया, ऐसे सभी पार्टिकल के बीच में यही हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक एनालॉजी है बस। तो इसमें देखो, इसमें अब ये सिस्टम हो रहा है, इस सिस्टम के कारण प्लास्टिसिटी सॉइल में आ रही है कहीं ना कहीं। तो अब मुझे ये बताओ, क्ले मिनरल अगर सॉइल में नहीं होगा, ठीक है, अगर हाईली एक्टिव क्ले मिनरल नहीं होगा, तो क्या क्ले में चार्जेस होंगे? क्ले में चार्जेस नहीं होंगे। अगर क्ले में चार्जेस नहीं होंगे, तो जो ये वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो क्ले से अट्रैक्ट होके एक लेयर बना के वहां पे एक सिमेट्रिकल वे में प्रेजेंट हो सकते हैं? नहीं होंगे, आर्बिट्रली कहीं ना कहीं इधर उधर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? तो क्ले मिनरल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तब जाके इस तरह का एक स्ट्रक्चर वो बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, क्ले मिनरल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मान लो चलो क्ले में क्ले मिनरल प्रेजेंट है, लेकिन ये बाइपोलर फ्लूइड जो बोला वो प्रेजेंट नहीं है, नॉन पोलर फ्लूइड प्रेजेंट है। मतलब ऐसा पानी तो मिला दिए, ऐसा कोई फ्लूइड मिला दिए, इसमें पानी तो नहीं, ऐसा कोई फ्लूइड मिला दिया आप इस सॉइल में जिसमें क्ले मिनरल है, हाईली एक्टिव क्ले मिनरल प्रेजेंट है। मान लो कि माउंट मोरोलोनाइट, वो भी सोडियम वाला, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अभी क्या होता है ये माउंट मोरोलोनाइट, सोडियम वाला, पोटेशियम वाला, सर बताएंगे आगे चल के, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट है क्वांटिटी में, है ना? तो चार्जेस तो प्रेजेंट है क्ले में, बट तुमने मिलाया पानी कैसा, नॉन पोलर फ्लूइड, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। एग्जांपल किरोसिन, वो नॉन पोलर फ्लूइड होती है। तो क्या वो प्लास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा? नहीं शो करेगा। क्यों? वो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, है ना? इस तरह का जो इफेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, बॉल एंड बियरिंग इफेक्ट, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अच्छे से अरेंज हो रहे हैं एक सिमेट्रिकल वे में, है ना? फिर जैसे जैसे हम पार्टिकल से दूर जा रहे हैं तो विस्कोसिटी कम हो रही है। ओके, विस्कोसिटी कम हो रही है तो डिफॉर्मेशन को रेजिस्टेंस वो ज्यादा शो, मतलब कम शो करेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं होगा। वहां पे वो पार्टिकल अलाइंज ही नहीं कर पाएंगे, एक अलाइंजमेंट में नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो नॉन पोलर फ्लूइड अगर हम मिलाते हैं, ओके, क्ले में ही, तब वो क्ले मतलब एक नॉर्मल क्ले है, मतलब उसमें प्लास्टिक प्लास्टिक प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट नहीं करता, शो नहीं करता। तो हम कहते हैं कि इट बिहेव एज ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। समझ में आ रहा है? कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के जैसा बिहेव करना इन सेंस ऑफ प्लास्टिसिटी, क्योंकि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होते हैं जैसे सैंड एंड ग्रेवल, दोज आर नॉन प्लास्टिक। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये एक एनालॉजी था
आप ऐसा करिए, ये डायग्राम बनाइए, है ना। यहाँ पे ये ये मान लो ये पहला वाला डायग्राम है आपका, दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम, दिस इज योर सेकेंड डायग्राम। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो बताया हूँ उसी को सोच के बॉल एंड बियरिंग एक्शन बन रही है बस। एड्सॉर्ब वाटर, यही जो वाटर आपको दिखा रहा है, यही एड्सॉर्ब वाटर है ना। अब एड्सॉर्ब वाटर में जो क्ले पार्टिकल के करीब करीब है, उस पर ज्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट है, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका डेंसिटी वगैरह मतलब डेंसिटी, विस्कोसिटी सब कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, जो क्ले पार्टिकल के ज्यादा करीब है, जो उसके सरफेस पे ही चिपके हुए हैं, है ना। प्लस जैसे जैसे हम दूर जाएंगे क्ले पार्टिकल से, तो जो वाटर अलाइंज किया है, अलाइंजमेंट में जो यहाँ पे है पानी, ठीक है, उनका विस्कोसिटी कम होने लगता है ड्यू टू रिडक्शन इन दैट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्सेस इफेक्ट। अब ये कौन सा फोर्स है, नाम तो सुना होगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस टू में पढ़े थे, है ना। तो ये फोर्सेस का इफेक्ट जैसे जैसे कम होते चलता है, तो विस्कोसिटी कम होते चलती है पानी की, मतलब उसकी गाढ़ापन कम होते चलती है। गाढ़ापन कम हो रही है मतलब आप लोड लगाओगे तो वो अब इजीली डिफॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है। और वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक परफेक्ट सिमेट्री में अलाइंज्ड है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज्ड होते हैं, इसलिए वो अलाइंज्ड है। अगर चार्ज्ड नहीं होंगे तो अलाइंजमेंट उनका इस तरह से नहीं होगा, जैसा कि आपका केरोसिन के केस में होता है, या कोई नॉन पोलर फ्लूइड मिलाते हो तो फिर वो इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, है ना। तो वो बॉल एंड बियरिंग एक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर स्लाइड नहीं करता है, जिस कारण से आपको प्लास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल देखने को नहीं मिलता है। बस ये लॉजिक आप ध्यान रखना। ओके, हो सकता है एग्जाम में ये कीवर्ड पूछ ले, बॉल एंड बियरिंग एक्शन एनालॉजी। ओके, हो सकता है, बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने इस चीज को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? जनरली एक्सप्लेन नहीं करते ये सब चीजें, कोई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप ये डायग्राम में क्या बनाओ, यहाँ पे ये लिखो H2O। ठीक है, ये H2 है पानी के, ये H2O है, वाटर है। अब ये जो वाटर है ना, ये प्लस माइनस कुछ भी है यार, मतलब ये प्लस पार्टिकल है, माइनस प्लस माइनस, मतलब सोचो कि H2O के पार्टिकल्स है ना, प्लस माइनस कुछ भी, पानी के चार्ज पार्टिकल्स। ओके, वो इस तरह से एक सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड है वहाँ। क्लियर है? समझ गए बात को? अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं लिखवाता हूँ, जो चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यही सेम सेंटेंसेस मैं आपको लिखवाता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा, है ना, थ्योरी को रिवाइज करने में। इसमें और कुछ लिखिए, जैसे ये जो 1 2 3 लेयर्स है, ठीक है, ये सब एब्जॉर्ब वाटर ही है, बट ये चार्ज्ड लेयर है ना, इसको डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। ओके, ये डबल लेयर थ्योरी है ये। ओके, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी एक बार बताएंगे, ठीक है, ये डबल लेयर थ्योरी वहां पे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। एनवायरमेंट में तो बता दिया यार, ठीक है, दिस इज योर चार्ज्ड लेयर ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। ओके, समझ गए? ये लिख लो, एक मिनट, ये डायग्राम को अच्छे से बनाइए। ये सब पानी है, H2O है ना। ये लिख लो कि वाटर जो होता है वो बाइपोलर फ्लूइड है, तो यहाँ बाइपोलर फ्लूइड का होना बहुत जरूरी है। क्ले मिनरल, एक्टिव क्ले मिनरल का होना जरूरी है, जैसे कि मॉन्ट मोरोलोनाइट, लिखवाएंगे उसको भी आगे चल के। बॉल एंड बियरिंग एक्शन लिख लो, आगे लिखो, स्टेटमेंट लिखिए, अभी जो समझाया उसको समझ समझ के लिखना है। वाटर बीइंग बाइपोलर इन नेचर, पहला चीज, मतलब H प्लस OH माइनस, कैटायन एनायन दोनों, दैट इज हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अलाइंज, अलाइंज मतलब अलाइंजमेंट, है ना, वो सॉइल सॉलिड के साथ अपना एड्सॉर्ब, जो एड्सॉर्ब वाटर लेयर है उसमें एक परफेक्ट अलाइंजमेंट बनाती है। अलाइंज इटसेल्फ सराउंडिंग द सॉइल सॉलिड विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल, रिजल्ट इन इंक्रीज विस्कोसिटी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बोला था, जो जस्ट सॉइल सॉलिड के करीब करीब है, जो पानी सॉइल सॉलिड के जस्ट करीब करीब है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा है,
इसलिए वहां पे ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स हैं, उसकी डेंसनेस बढ़ जाती है उस लेयर की, इसलिए उस लेयर ऑफ वाटर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो एड्सॉर्ब्ड वाटर ऑफ लेयर जो होता है ना, एड्सॉर्ब्ड लेयर ऑफ वाटर जो होता है, उसकी क्वालिटी या प्रॉपर्टीज नॉर्मल वाटर से हमेशा ज्यादा होता है, मतलब हाई होता है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। जब हम टाइप्स ऑफ वाटर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इस पॉइंट के ऊपर फिर से आएंगे, वो कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो ज्यादा होते हैं, है ना। यहाँ पे बताने से कोई मतलब नहीं है, आगे नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक ही है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। बस ये जान के रखो, अभी तो विस्कोसिटी तो समझ ही रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और क्या होता है, विस्कोसिटी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, ये सब चीजें। सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है, जो नॉर्मल वाटर उसके कंपैरिजन में एड्सॉर्ब वाटर का सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। बस एक ही चीज में कमी कमी कम रह जाती है, ये फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एड्सॉर्ब वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से कम होता है, बाकी सब चीज ज्यादा ज्यादा, डेंसनेस ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब जो भी नॉर्मल वाटर है उससे सारा प्रॉपर्टी लगभग ज्यादा ही होता है। केवल जो कमी रहती है वो रहती है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। समझ गए, बस यही चीज है जो आगे लिखवाऊंगा मैं। क्या देखो अब, बट एज द डिस्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, वही एड्सॉर्ब लेयर में ही सॉइल पार्टिकल से कोई दूरी पर कोई वाटर का लेयर है मान लो, तो इंक्रीजेस, तो उस पर क्या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट कम होगा, इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रिड्यूसेस, विच रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ व्हाट, विस्कोसिटी। क्यों, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की रिडक्शन हो गई, तो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स नहीं होगा ना, अब पार्टिकल्स स्प्रेड होना चालू हो गया, मतलब एक एक पर्टिकुलर स्पेस में जो बहुत ज्यादा पार्टिकल पहले होता था, अब कुछ स्प्रेडिंग हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी थिकनेस कम हो रही है, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हो रही है। समझ गए बात को, रिडक्शन इन विस्कोसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू विच दिस वाटर मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर ईच अदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब जो वाटर लेयर है वो दूसरे लेयर के ऊपर इजीली अब डिफॉर्म कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, ये पूरे में चलेगा, पूरे में सिस्टम स्लाइडिंग, ठीक है, मतलब ये लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, ऐसा, इस पे लोड लगाए तो ये वाला जो लेयर है स्लाइड कर जाएगा, जो इजीली डिफॉर्म कर सकता है। क्यों, उसका विस्कोसिटी कम हो गया है, एड्सॉर्ब वाटर में ही है वो, सारा का सारा सिस्टम वो एड्सॉर्ब वाटर वाले लेयर में ही चल रहा है, लेकिन जैसे सॉइल पार्टिकल से दूर गए हो, बस उस लेयर की अब विस्कोसिटी कम हो गई, लोड लगाए वो डिफॉर्म कर जाता है, तो वो स्मूथली स्लाइड करता है दूसरा लेयर ऑफ वाटर के ऊपर। बस यही चीज मैं यहाँ पे कहने का बता रहा हूँ, मतलब बताने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं उल्टा कहने का बता रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो ड्यू टू विच दिस वाटर मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर ईच अदर अपॉन लोड एप्लीकेशन, क्लियर है, विजुअलाइज हो रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो दिमाग से, एक एनालॉजी है बस, एंड मेक स्ट्रक्चर और इक्विलिब्रियम लाइक बॉल एंड बियरिंग, तो ये टर्म याद रखना, बॉल एंड बियरिंग, दिस फेनोमेना इज प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, इसी फेनोमेना को हम सॉइल का प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि ये डिफॉर्म करेगी, स्मूथली डिफॉर्म कर रही है विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एनी क्रैक और फ्रैक्चर, समझ गए। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं दो, कि क्ले मिनरल एंड बाइपोलर फ्लूइड प्रेजेंट होना ही है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट तो प्लास्टिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, है ना। तो नोट में हम कुछ कुछ चीजों को लिखेंगे, नोट, वेल नोट, नोट में लिखेंगे, लेकिन देखो यार यहाँ पे कुछ और सोचो ना, देखो सिंपल सी बेसिक बात है, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे आप सॉइल पार्टिकल से दूर जा रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इफेक्ट कम हो रही है, इस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्रेड हो गया तो उसकी विस्कोसिटी कम हो गई, विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ज्यादा, सो जिस लेयर का विस्कोसिटी कम है ना, जिस लेयर का विस्कोसिटी कम है वही ज्यादा डिफॉर्म करेगा एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल लोड, है कि नहीं। इसलिए ना देखो ये बीच वाला लेयर, वो यहाँ पे दो सॉइल पार्टिकल मैंने कंसिडर किया था, एक इधर एक उधर, उसमें से जो बीच वाला लेयर है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है दोनों सॉइल पार्टिकल से, तो उस वाले लेयर की विस्कोसिटी कम होगी, लेयर टू, इसलिए जब लोड लगाया तो देखो लेयर टू, लेयर वन और लेयर थ्री दोनों के ऊपर स्लाइड करता हुआ नजर आ रहा है, क्यों, वो डिफॉर्म कर गया,
ज्यादा डिफॉर्मेशन वही करेगा, पहले डिफॉर्मेशन वही करेगा, तो जिस लेयर का विस्कोसिटी कम है वही डिफॉर्म करेगा, है ना। तो वो चूंकि इधर भी पानी स्मूथली डिफॉर्म कर रहा है, अंदर कोई ज्यादा फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं, आराम से स्मूथली डिफॉर्म कर रहा है। इमेजिन हो रहा है चीजें, है ना। तो इसलिए सॉफ्ट फील होता है। प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में जब भी आपका सॉइल होगा, है ना, एक सॉफ्टनेस होती है उसमें। क्लियर है? ओके। अपने मित्रों को, दोस्तों को जानकारी दीजिए क्लासेस के बारे में। इस तरह का कंसेप्चुअलाइज कंसेप्ट, पूरा कंप्लीट कंसेप्चुअलाइज क्लास मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम पे, इस बजट में, जिस बजट में आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके। नोट, इफ एनी ऑफ टू, इन दोनों में से कोई भी, दैट इज क्ले मिनरल, क्ले मिनरल जो बेसिकली यहाँ पे कौन सा ऐसा क्ले मिनरल होता है जिस कारण, जो प्रेजेंट होने के कारण सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है सॉइल, मॉन्ट मोरिलोनाइट। उसमें भी अलग अलग तरह के होता है, तो उसमें भी सोडियम वाला, ठीक है, याद रहेगा, आगे लिखवाऊंगा। एंड पोलर फ्लूइड, जैसे पानी बाइपोलर फ्लूइड है, आर absent इन सॉइल, अगर इन दोनों में से कोई भी एक absent है, then soil will not reflect the plasticity property, soil will not reflect the plasticity property and should be considered as non-plastic soil। ठीक है। सेकंड, सेकंड नोट, नोट में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पॉइंट, एक चीज बताओ, मैंने एक चीज और बोला, चलो क्ले मिनरल्स तो है और हाईली एक्टिव वाला मॉन्ट मोरोलोनाइट सोडियम वाला प्रेजेंट, बट आपने पानी, मतलब पानी नहीं मिलाया, आपने मिलाया एक नॉन पोलर फ्लूइड लाइक केरोसिन, तो क्या तब भी वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा? नहीं, तब भी वो प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, है ना। इट विल बिहेव लाइक ए कोर्स ग्रेन सॉइल, दैट इज नॉन प्लास्टिक बिहेवियर, है ना। तो इस पॉइंट को भी तो लिखिए, पॉइंट को लिखिए। इवन इफ क्ले इज प्रेजेंट, क्ले है, having highly active clay mineral, with highly active clay mineral, but if non-polar fluid like kerosene is added to soil, then also it will not show plastic behavior, that is it will behave as non-plastic soil, that is coarse grained soil। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में, स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन में ये कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। आगे नेक्स्ट, सैंड के केस में क्या होता है, जैसा मान लो सैंड है या फिर ग्रेवल है, सैंड भी थोड़ा फाइन सैंड तो होता ही है। मान लो पूरा प्योर फाइन सैंड का बात करें, तो उसमें पानी तो हो सकती है, पानी प्रेजेंट होता है जनरली, बट क्ले मिनरल प्रेजेंट नहीं होने के कारण उसमें वो फिर प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करता, है ना। तुम सैंड को यूज करके मूर्ति बना लोगे क्या? नहीं, है ना, उस तरह से वो शो नहीं करता, उसका बिहेवियर वैसा नहीं होता। ओके, तो इसलिए वो नॉन प्लास्टिक होता है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ क्ले मिनरल। तो ये लॉजिक भी ध्यान रखना। इन केस ऑफ सैंड, कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, वाटर इज प्रेजेंट, बट ड्यू टू absent of clay mineral it is considered as non plastic soil, it is considered as non plastic soil। क्लियर है? हो गया। तो इसी के साथ हमने प्लास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट को, प्लास्टिक इंडेक्स को खत्म किया। अब नया इंडेक्स पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, दो इंडेक्स होती है, हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए, समझिए, समझने का कोशिश करिए। पहला, आईसी का फॉर्मूला क्या है, पहले मैं वो लिखवाता हूँ, ये फॉर्मूला में ही कंफ्यूजन होता है। लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, WL, माइनस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, मींस प्रेजेंट कंडीशन में जो भी सॉइल का आप आईसी निकाल रहे हो, उस सॉइल का लिक्विड लिमिट क्या, अभी प्रेजेंट कंडीशन में वो सॉइल का वाटर कंटेंट क्या है, डिवाइडेड बाई इट्स आईपी। ये एक इंडेक्स निकल के आती है। आईपी का मतलब तो जानते हो, WL माइनस WP, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट W अपॉन WL माइनस WP। ये बन जाता है आपका पूरा फॉर्मूला कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, जो कि मुंह पे एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये फॉर्मूला भूल गए मतलब
तुमसे बड़ा पापी इंसान कोई नहीं इस धरती पे। रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, ये रियलिटी है, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना, है ना। पहले लिखते हैं इन टर्म को, है ना, नोट्स बनाते चल रहा है ना, साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो लिखिए, WL मतलब लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, WP मतलब प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल, और W जो इस फॉर्मूला में है दैट इज योर नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल और वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट प्रेजेंट कंडीशन, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन में सॉइल में वाटर कंटेंट है वो चीज है, ठीक है। अब चलो इसका कुछ हम मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। तो मीनिंग समझने के लिए हम तीन तरह के सॉइल को कंसिडर करते हैं। सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी। समझ रहा है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको पूरा मीनिंग समझा देगा, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। ये फीलिंग, विजुअलाइजेशन, कंसेप्ट सब इंपॉर्टेंट होता है ना। केवल रटा रटाया चीज ही हर वक्त, क्योंकि देखो कितना रटोगे यार, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत चीज है, कितना ही याद करोगे, क्या क्या याद करोगे, ठीक है। आईसी का फॉर्मूला क्या है पहले, आईसी तो सभी सॉइल के लिए सेम, ठीक है। ये ये जो सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये सॉइल एक ही कोई सॉइल है, बस इसमें वाटर कंटेंट अलग अलग हो सकता है ना। मतलब ये सेम सॉइल अलग अलग कंसिस्टेंसी पे है, ऐसा है। सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी, मतलब ये सैंड, ग्रेवल, क्ले नहीं है, वो कोई क्ले ही है, सेम क्ले है, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट अलग अलग है, ऐसा। तब मैं सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी लिखा हूं। यहां तक क्लियर है, ये क्लियर हो गया पहले। आईसी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू अपॉन WL माइनस WP, ठीक है। अब एक चीज मेरे को ऑर्डर बताओ, WL सबसे ज्यादा, WP उससे कम, फिर श्रिंकेज लिमिट उससे भी कम, ये मालूम है। तो यहाँ पे तो हमारा अभी WL WP से ही काम है। मान लो सॉइल ए जो है, एट प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट इसका जो वाटर कंटेंट है ना, इसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है, इट इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट। मतलब लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग, उस सॉइल का जो भी लिक्विड लिमिट है वो क्ले का, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होना चाहिए था नेचुरली, जब वो एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पर, तो एट सेम कंडीशन उसका जो वाटर कंटेंट है वो उसके लिक्विड लिमिट के बराबर का है, ऐसा है। समझ में आ रहा है बात। तो आईसी का वैल्यू इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए कितना निकल जाएगा बाबू, आईसी का वैल्यू निकल जाएगा WL माइनस WL, हम ऐसे निकालेंगे WL माइनस WL डिवाइडेड बाई WL माइनस WP, मतलब आईपी। मतलब आईपी तो आपका जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट ऊपर वाला पैरामीटर हो गया जीरो, तो आईसी इक्वल टू जीरो बाई समथिंग नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो मतलब 4 मान लो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तो आईसी का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। मतलब एट लिक्विड लिमिट, जस्ट लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग अगर सॉइल का वाटर कंटेंट है ना, नेचुरली, तो उसका आईसी कंसिस्टेंसी इंडेक्स विल बी जीरो। समझ गया ना। लिक्विड लिमिट से ज्यादा का अगर वाटर कंटेंट है, इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा है सॉइल, उसका वाटर कंटेंट अगर उसका लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा है, तो आईसी का वैल्यू क्या, नेगेटिव में आ जाएगा। देखो WL माइनस ज्यादा, तो ये पूरा ओवरऑल टर्म नेगेटिव, तो आईसी का वैल्यू भी नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। तो नेचुरली अगर किसी सॉइल का वाटर कंटेंट उसके लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस सॉइल का जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो नेगेटिव साइड में जाएगा। क्लियर है, यहाँ से लॉजिक क्लियर हो गया। अब देखिए, तो ये ध्यान रखना, तो इसको मैं एक्चुअली, तो इसको एक नोट बना लेना ये, ठीक है। अच्छा, आईसी का वैल्यू वन कब होगा, आईसी का वैल्यू वन कब होगा, आईसी का वैल्यू वन होगा एट प्लास्टिक लिमिट, जब नेचुरली, है ना, सॉइल जो एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो उसके प्लास्टिक लिमिट के बराबर है, तो WL माइनस WP बाई WL माइनस WP, तो आईसी का वैल्यू हो जाएगा वन, ठीक है। फिर आईसी का वैल्यू वन से ज्यादा कब होगा, जब प्लास्टिक लिमिट से कम का वाटर कंटेंट होगा सॉइल में, मतलब श्रिंकेज लिमिट वाले रेंज में, इन सब में जब प्लास्टिक लिमिट से कम का वाटर कंटेंट होगा, तो आईसी का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता हुआ चलेगा। क्यों, वो WL माइनस WP, मतलब WL माइनस W, ठीक है, वो वाला वैल्यू, वो डिफरेंस बढ़ता हुआ चलेगा, क्योंकि W का वैल्यू कम होते चल रहा है, इमेजिन करते चलो। चलो ये सब एनालिसिस में करवा दूंगा, ठीक है।
अभी जो मैं यहाँ पे करने जा रहा था वो क्या करने जा रहा था एक्चुअली, देखो यहाँ पे सेकंड आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ W, ठीक है, इज ग्रेटर देन WL। ओके, अगर सॉइल का जो वाटर कंटेंट है, जो सॉइल नेचुरली एग्जिस्टिंग है उसका जो वाटर कंटेंट है उसके लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर सॉइल का जो आईसी का वैल्यू होगा विल बी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव साइड पे चलेगी, नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, तो ये पहला। दूसरा कंडीशन मैं किया क्या कंसिडर करता हूँ, सेम सॉइल है, बस उसका वाटर मतलब वाटर कंटेंट का कंडीशन चेंज करते हैं। एट सॉइल जो है, एट प्लास्टिक लिमिट है, WP, है ना, दैट इज, मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो सॉइल है आपका, सॉइल भी, उसका जो वाटर कंटेंट अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो उसके प्लास्टिक लिमिट के बराबर है। तो आईसी का वैल्यू क्या होगा, WL माइनस WP बाई WL माइनस WP इक्वल टू 1, दैट इज एट प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, आईसी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1। तो यहां देखो, अब लिक्विड लिमिट पे था जीरो, प्लास्टिक लिमिट पे था, प्लास्टिक लिमिट पे आईसी का वैल्यू 1 है, तो मतलब इफ जो भी सॉइल है, ठीक है, उसका अगर वाटर कंटेंट, जो सॉइल मतलब नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा है उस सॉइल का वाटर कंटेंट इज लेस देन इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट एंड लेस देन इक्वल टू लिक्विड लिमिट के रेंज में है, यहां से लेके यहां तक इस रेंज में है, तो उसका आईसी का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी होगा, 1 to 0 होगा, ठीक हो जाएगा। तीसरा सॉइल, वाटर कंटेंट जो है सॉइल में, इट इज लेस देन, नेचुरली जो सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो वाटर कंटेंट है इट इज लेस देन इट्स प्लास्टिक लिमिट, इट इज लेस देन इट्स WC, ठीक है, सॉरी, लेस देन इट्स प्लास्टिक लिमिट मतलब WP। तो क्या होगा, आईसी का वैल्यू देखो, WL माइनस WP से भी कम है ना वाटर कंटेंट, तो मैंने ये जो वैल्यू है WL माइनस W, तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, बाकी ये तो आईपी नीचे रहेगी कांस्टेंट, जो पहले थी अभी भी वही है उस सॉइल का आईपी, लेकिन ये WL माइनस WP बढ़ गया, सो आईसी का जो वैल्यू है बिकम्स ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएशन तुमको समझ में आया? ओके, आईसी का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब प्लास्टिक लिमिट से कम जैसे ही वाटर कंटेंट आ रही है, श्रिंकेज लिमिट की तरफ आ रही है कम होते होते, तो उसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ता हुआ चल रहा है। क्लियर है? तो ये आपको रेंज वगैरह समझ में आया? अब बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, वहां से फिर कंसिस्टेंसी से रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा। मतलब आईसी जो चीज है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, सुनना मेरा बात। आईसी जो है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इट रिप्रेजेंट फ्रीनेस ऑफ सॉइल। आईसी अगर किसी सॉइल का ज्यादा है, ठीक है, आईसी ज्यादा, तो सॉइल का फ्रीनेस ज्यादा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ज्यादा, मतलब शियर स्ट्रेंथ ज्यादा। तो आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीनेस ऑफ सॉइल। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो आईसी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। आईसी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। जैसे जैसे सॉइल का कंसिस्टेंसी चेंज हो रहा है, तो किस तरह से सॉइल का शियर स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आईसी। मतलब आईसी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम इस चीज का नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है,
तो आईसी हम किसी भी सॉइल के लिए, किसी भी सॉइल का आईसी का वैल्यू हम निकालते क्यों है? देखो, क्योंकि ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से रिलेट करता है, तो आईसी का वैल्यू हम प्राप्त करने के बाद, निकालने के बाद, अगर आईसी किसी सॉइल का ज्यादा है तो हम ये समझ सकते हैं कि सॉइल का शियर स्ट्रेंथ अच्छा है, ज्यादा है, गुड है, उसकी कंसिस्टेंसी किस रेंज में लाई करेगी, ये चीज हम डायरेक्टली समझ जाएंगे। मैं टेबल आपको दूंगा अभी, है ना, इससे रिलेटेड डेटा दूंगा, तो वहां से हम समझ जाएंगे, अंडरस्टूड कर जाएंगे। तो अगर किसी सॉइल का आईसी ज्यादा है तो उसका शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो सॉइल पे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। तो सॉइल, जो भी सॉइल पे स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या बनाते हो? फाउंडेशन। हम सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं। तो फाउंडेशन बनाने लायक वो सॉइल है कि नहीं, उस सॉइल का भी वो वाटर वाटर कंटेंट कितना है, क्या है ना। वहां से फिर आईसी निकालते हैं, उस सॉइल का जो नेचुरली एग्जिस्टिंग कंडीशन में आ रहा है। फिर हम चेक करते हैं कि वो सॉइल पे आप फाउंडेशन बना पाओगे कि नहीं। समझ में आ रहा है? सो सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन मेकिंग। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है तो आईसी का वैल्यू हम निकालते हैं सॉइल का। ठीक है, ये पता करने के लिए कि जो भी सॉइल है वो फाउंडेशन बनाने के लिए सुटेबल है कि नहीं, हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स उसका कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्यों? अगर मान लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, बना सकते हो, मतलब उसका नेचुरली वाटर कंटेंट उसमें कम है, आपको किसी भी तरह का डी वाटरिंग वगैरह या फिर कंसोलिडेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आईसी का वैल्यू ज्यादा आ गया, कंसोलिडेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दी पोर्स ऑफ सॉइल, है ना। तो मान लो आईसी का वैल्यू कम आ गया है, जैसे कि लिक्विड लिमिट के आसपास देखिए आईसी का वैल्यू 0 होता है, लिक्विड लिमिट से ज्यादा पे, अभी ज्यादा पे अगर नेचुरली वाटर कंटेंट है सॉइल का, तो आईसी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको ये समझ जाना है कि दैट पर्टिकुलर सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग फाउंडेशंस। तो नॉट सुटेबल मतलब क्यों? क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी उस रेंज में नहीं है जिस रेंज में हमको चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, वहां पे हम कोई मेथड अप्लाई करेंगे, कंसोलिडेशन मेथड, सो दैट वी कैन रिड्यूस दी वाटर कंटेंट, या फिर फाउंडेशन मेकिंग का प्रोसेस चेंज करेंगे। बहुत अलग अलग तरह के फाउंडेशन हम बनाते हैं, सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो सुटेबल फाउंडेशन क्या होगा उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, वो डिसाइड किया जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए ये आईसी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है ना। टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू firmness ऑफ सॉइल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। आप ऐसे कह सकते हो, है ना, ये चीज भी कह सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल कम, मतलब वो सॉइल कम फ्लो कर रहा होगा। यही तो मतलब, ज्यादा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड स्टेट में होगा वो। यही बात है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कंसिस्टेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो एबिलिटी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल अगर ज्यादा, तो सॉइल ज्यादा आसानी से डिफॉर्म कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो आईसी ज्यादा तो कंसिस्टेंसी कम, आईसी कम तो कंसिस्टेंसी ज्यादा, मतलब फ्लो कर रहा है। समझ में आ गई बात? कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए, तो पहले दो सेंटेंस लिखो, फिर लिखवाता हूं। अभी ये जो बनाए हो, ये कंपैरिजन तो बनाए होगे टेबल पे, मतलब कॉपी में ये कंपैरिजन तो बनाए होंगे, ये एनालिसिस। ठीक है, इसी में और कुछ लिखवाएंगे नीचे नीचे, है ना। प्लस आप तो वहां पे जगह छोड़ देना, ये दो चीजें लिखो, इनको लिखो। उसके बाद मैं अब कुछ और सेंटेंसेस लिखवाता हूँ, उसको लिखना है। फिर कुछ डायग्राम बनाऊंगा, उसको लिखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक लिखिए, तो लिखना है समझकर। ठीक है, जो चीज मैंने अभी आपको समझाया है वही चीज मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है। Consistency index of soil represent the effect of consistency on shear strength of soil. Consistency का क्या इफेक्ट होता है सॉइल के shear strength पे, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी का वैल्यू। तो ध्यान रहेगा, रखना है, एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट। ग्रेटर द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, अभी ये मैंने आपको समझा रखा है ये पॉइंट को भी, ग्रेटर द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ग्रेटर विल बी दी shear strength of soil, मतलब उसकी फ्रीनेस ज्यादा होगी। Generally, consistency index is calculated to find what? Find suitability of soil for foundation purpose. बहुत बार पूछा है। इसके बाद एक इंडेक्स और मैं बताऊंगा अभी, लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स को भी आप फाइंड आउट करते हैं टू चेक आउट द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन पर्पस। बट उन दोनों में से ज्यादा रिलायबल डेटा जो होता है, मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स को डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। क्यों?
ये सीधी सीधी है। आईसी का वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा है तो हम सीधा समझ जाते हैं कि कंसिस्टेंसी अच्छा है। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है ना, तो इसका वेटेज ज्यादा है, आप ऐसे कह सकते हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब वो जो टेबल मैंने बोला था यहाँ पर कुछ लिखवाऊंगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, जब सॉइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 या उससे कम हो, इक्वल टू लेस देन 0 हो। इक्वल टू 0 कब होगा? लिक्विड लिमिट पर। लेस देन 0 कब होगा? लिक्विड लिमिट से ज्यादा पर। अगर नेचुरली सॉइल की वाटर कंटेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो क्या उस तरह के सॉइल के ऊपर आप फाउंडेशन बना पाएंगे? सोचो कि वो कीचड़ है, पानी, तुम उसमें डूब जाओगे, तो उस पर कंक्रीट का फाउंडेशन तुम बनाओगे कैसे? तो क्या वो सॉइल सुटेबल होगा? नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन पर्पज। ये चीज लिखना है यहाँ पर। नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन पर्पज। फाउंडेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सॉइल बी है, ठीक है, सॉइल बी, इस वाले केस में आपका कंसिस्टेंसी कहां से कहां तक लाई कर रहा है? मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स का रेंज क्या है? 1 to 0। तो 1 to 0 मतलब सोचो, लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट की तरफ आ रही है वाटर कंटेंट, तो आईसी का वैल्यू 1 से 0 में चेंज हो रहा है। मतलब ये प्लास्टिक स्टेट में का बात हम कर रहे हैं। प्लास्टिक स्टेट में जो, अगर सॉइल जब प्लास्टिक रेंज में होता है, उसकी कंसिस्टेंसी प्लास्टिक रेंज में अगर है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 से 0 की तरफ आती है। वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो जो कंसिस्टेंसी का अगर बात करूं, इस वाले सॉइल का, सॉइल बी का जो कंसिस्टेंसी का रेंज होना चाहिए, है ना, वो क्या रेंज होना चाहिए? वो होना चाहिए वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ कंसिस्टेंसी में ये आएगी। तो बी में लिखो वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ। आईसी का वैल्यू 1 to 0 ये वेरी करेगा। जब आईसी का वैल्यू 1 होगा तो सॉइल इज योर व्हाट? स्टिफ। अच्छा, 1 to 0 मतलब 1 तो प्लास्टिक लिमिट पे। तो ऐसा करते हैं ना, आप एक काम करिए। अरे मैंने ये क्यों मिटाया? आईसी का वैल्यू 0 to 1 करता हूँ, ठीक है, 0 to 1। ओके। और यहाँ लिखिए कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ। तो इस पे भी आप फाउंडेशन नहीं बना सकते। नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल, ठीक है। कंसिस्टेंसी सॉइल का मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स सॉइल का जैसे ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 1, तो वाटर कंटेंट का क्या आ रहा है? वाटर कंटेंट विल बिकम लेस देन प्लास्टिक लिमिट, है ना। तो फिर सॉइल आपका हार्ड होना चालू हो जाता है कि नहीं? सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो इस स्टेट में अगर सॉइल है, तो उस सॉइल पे आप नेचुरली, अगर उस स्टेट में सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पे आप किसी तरह से फाउंडेशन बना सकते हो। तो दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर मेकिंग फाउंडेशन। अगर ये इस तरह का कंसिस्टेंसी है, तो ये सुटेबल है, इस पे आप फाउंडेशन बना सकते हैं। सुटेबल फॉर फाउंडेशन। क्लियर है? समझ गए बात को? आईसी का वैल्यू जैसे जैसे 1 होगा और जैसे जैसे मोर देन 1 होते चलेगा, है ना, तो वो सॉइल विल बी सुटेबल फॉर फाउंडेशन। आईसी का वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा, सॉइल इज सुटेबल फॉर मेकिंग फाउंडेशन ओवर इट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। यहां तक लिख लिया है, ये भी लिख लिया है। अब एक डायग्राम बनवा देता हूँ। देखो, डायग्राम वही कंसिस्टेंसी कर्व बनवा लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप बनाओ, यहाँ से कंसिस्टेंसी कर्व बनाओ। कंसिस्टेंसी कर्व ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर यू ऐसा, ये देखो तुम्हारा आ गया लिक्विड लिमिट WL। ये आ गया देखो तुम्हारा प्लास्टिक लिमिट WP। ये आ गया देखो श्रिंकेज लिमिट WSR। तो आईसी का वैल्यू जो है, ठीक है, आईसी लेस देन 0,
ओके, नाउ इस वाले रेंज में लिक्विड लिमिट पे आईसी इक्वल टू 1, सॉरी आईसी इक्वल टू 0, नॉट 1, आईसी इक्वल टू 0। अरे पूछ लेता है यार, एट लिक्विड लिमिट व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स वैल्यू। प्लास्टिक लिमिट पे आईसी इक्वल टू 1, तो जो वेरिएशन हो रहा है 0 टू 1 इंक्रीज होते हुए आ रही है ना। तो जैसा जैसा उसका कंसिस्टेंसी सॉइल का कम हो रहा है, आईसी बढ़ रहा है, इसलिए सॉइल की शियर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का रेंज क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे आईसी इक्वल टू 0 टू 1 हो रही है, प्लास्टिक स्टेट में है ना। और जो कंसिस्टेंसी वेरी कर रहा है, वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ, वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ हो रही है सॉइल आपकी। एट प्लास्टिक लिमिट आईसी इक्वल टू 1, ये सेमी सॉलिड वाला स्टेट हो गया, सेमी सॉलिड। और यहाँ पे आईसी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होगा डेफिनेटली। इस वाले जोन में आईसी विल बी फार 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 ग्रेटर देन 1, और ये सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी है आपका। ये कंसिस्टेंसी कर्व, इधर हम वॉल्यूम शो कर रहे हैं, इधर हम वाटर कंटेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम छोटा सा बना लो। ठीक है, जितना बनाओगे यार, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। एक टेबल और बनवाऊंगा आगे चल के, वो भी मजेदार रहेगा। ठीक है, इसको बना लो, इसको कंप्लीट करो। तो ये है तुम्हारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अब नया इंडेक्स पढ़ो, लिक्विडिटी इंडेक्स। जैसा आपने देखा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जस्ट अपोजिट है उसका लिक्विडिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपन आई टी, मीन्स डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। दिस इज योर लिक्विडिटी इंडेक्स आई एल। इसका भी यूज होता है टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन पर्पस, यूज्ड टू चेक suitability of soil, suitability of soil for foundation purpose। लेकिन मैंने क्या बोला, वेटेज हम किसको देते हैं, आईसी को। आईसी हम जनरली प्रीफर करते हैं कैलकुलेट करना, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। फाउंडेशन पर्पस एक्चुअली क्या है, आवाज के ऊपर बताइएगा, हमने नया माइक लिया है। ठीक है, देखो तो आवाज कैसा आ रहा है। अगर आवाज ठीक आ रहा है, या पुराने जो हम रिकॉर्ड करते थे उसमें आवाज ठीक है, तो फिर बताना उस हिसाब से, नहीं तो इसको यूज करना बंद कर देंगे, पुराना वाला ही इस्तेमाल करेंगे माइक। ठीक है, वॉइस के ऊपर बताइएगा। ये 1200 रुपया ले लिया है, बोट का खरीदा हूँ। यूज टू चेक सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन पर्पस। नाउ आईसी आई एल का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, आई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। सीधी सी बात है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा तो उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीमनेस, फ्रीमनेस ऑफ सॉइल या स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्लियर है यहां तक। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए, लेट्स सपोज कि जो सॉइल है उसका जो वाटर कंटेंट है ना, एट लिक्विड लिमिट है, एट लिक्विड लिमिट मतलब ऐसे लिखो, सॉइल एट लिक्विड लिमिट। स्टार पॉइंट, पहला पॉइंट, सॉइल एट लिक्विड लिमिट, मतलब सॉइल की वाटर कंटेंट नेचुरली लिक्विड लिमिट के बराबर है, मतलब W इक्वल टू डब्ल्यू एल। तो आई एल का वैल्यू क्या होगा, आई एल इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इक्वल टू 1। नाउ if W is greater than liquid limit, if W of soil is greater than liquid limit,
ठीक है। सॉइल अगर नेचुरली ऐसे कंसिस्टेंसी में लाई कर रहा है जिसमें कि उसका वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, देन IL का वैल्यू क्या होगा, WL, सॉरी W माइनस WL बाई WP, ये IP कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है, WL कांस्टेंट, बट W इज मोर देन WL, तो ये डिफरेंस ज्यादा, मीन्स IL विल बी ग्रेटर देन 1। समझ रहे हो? तो एट लिक्विड लिमिट अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है 1, और लिक्विड लिमिट से ज्यादा पर, सॉरी, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है 1, और लिक्विड लिमिट से ज्यादा पर अगर आपका सॉइल में वाटर कंटेंट है, ठीक है, तो उसका लिक्विडिटी इंडेक्स होगा ग्रेटर देन 1। यही लॉजिक यहाँ से निकल के आती है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, सेम एट प्लास्टिक लिमिट बात कर लो, तो सॉइल नेचुरली एट प्लास्टिक लिमिट, सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट मतलब उसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो WP के बराबर है, तो IL का वैल्यू क्या होगा, तो IL विल बी इक्वल टू, देखो IL क्या होता है, WP माइनस WP जीरो, तो जीरो अपन समथिंग जीरो, तो यही प्लास्टिक वाले रेंज में ही IL का वैल्यू 1 से 0 आ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी इंडेक्स का वैल्यू अगर देखोगे प्लास्टिक वाले रेंज में 0 to 1 आ रही है, यहाँ पे 1 to 0 आ रही है, जस्ट अपोजिट, उल्टा हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है? और IL का वैल्यू जैसे जैसे कम होते, मतलब ये सॉरी, WP का W का वैल्यू जैसे जैसे WP से कम होते चलेगा IL नेगेटिव होते चलेगी, है ना? तो वो पॉइंट को लिख लेते हैं, मीन्स अगर इफ W ऑफ सॉइल, W मतलब नेचुरली एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट, है ना, W ऑफ सॉइल इज लेस देन WP, तो IL का जो वैल्यू होगा वो W माइनस WP बाई IP, तो IP तो कांस्टेंट उस पर्टिकुलर सॉइल का, बट इसकी वैल्यू है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि W इज लेस देन WP, तो IL का जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन 0। तो यहाँ पे जो मैं ग्राफ बनाऊं, कंसिस्टेंसी ग्राफ जो बनाया था अभी, अगर ग्राफ बना के शो करूं वैल्यूज को, तो आप समझ जाओगे। ऐसा देखिए, ये इजी है यार सॉइल मैकेनिक्स। इधर वॉल्यूम, ये WSR, ये WP, ये WL, ठीक है, ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में है, लिक्विड कंसिस्टेंसी, ठीक है, लिक्विड कंसिस्टेंसी में आपका सॉइल लाई कर रहा है। तो एट लिक्विड लिमिट IL की वैल्यू कितना थी, IL इक्वल टू 1 था, और यहाँ पे IL ग्रेटर देन 1। एट प्लास्टिक लिमिट लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 था, और इस वाले रेंज में IL की वैल्यू 1 to 0 आ रही है, उतर रही है, 1 से 0 की तरफ आ रहा है, 1 to 0। और जो आपका कंसिस्टेंसी है सॉइल का, वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ में चेंज हो रहा है, वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ। चलो ये यहाँ मत लिखो, हम आगे अभी एक टेबल बनवाएंगे दोनों डेटा को क्लब करके, और वहां पे कुछ एडिशनल डेटा भी लिखवाएंगे, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। नाउ और क्या लिखोगे, फिर यहाँ पे आपका IL का वैल्यू विल बी लेस देन 0, और इधर लेस देन 0 हो गया, तो और क्या, फार फार लेस देन 0 लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पर भी IL का वैल्यू विल बी लेस देन 0। तो ये जो कंसिस्टेंसी रेंज है, मतलब सेमी सॉलिड और सॉलिड, इसमें लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है लेस देन 0, ध्यान रहेगा। बस ये देखिए, एक टेबल मैं लिखवा रहा हूँ, है ना, इस टेबल को लिखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। लिखिए, स्टेट डिस्क्रिप्शन बनाओ कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से, स्टेट डिस्क्रिप्शन IC IL रिमार्क अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये हम लिखेंगे इन यूनिट्स ऑफ
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस यूनिट में बताऊंगा। ठीक है। स्टेट देखो, सबसे पहला स्टेट अपन लिख लेते हैं। एक तो ये पूरा चला ही जाएगा यार, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। स्टेट इज योर लिक्विड स्टेट, लिक्विड। फिर प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक में थोड़ा ज्यादा छोड़ देना स्पेस। उसके बाद और कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा? मैं ऑफ हो जाऊं क्या? वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं ऑफ हो जाता हूँ। मैं हो गया ऑफ। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा यार। नहीं तो मैं ऐसे साइड कोने में आके लिखूं, ये सेमी सॉलिड, ये देखो सेमी सॉलिड। ठीक है। फिर और एक कंसिस्टेंसी स्टेट क्या लिख दोगे? सॉलिड। अब देखो क्या लिखना है आपको, बड़ा अच्छे से इस टेबल को बनानी है। लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी में सॉइल जो होता है फ्लो करता है ना? इट इज इन सॉइल फ्लो, सॉइल फ्लो। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? सॉइल फ्लो, टेंडेंसी ऑफ फ्लो ज्यादा होती है सॉइल की। प्लास्टिक में क्या लिखोगे? देखो, एक दो तीन चार लेंगे, चार लेंगे। ठीक है। प्लास्टिक में देखिए, पहला वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। ठीक है। फिर सॉफ्ट होगी सॉइल। फिर आपका मीडियम स्टिफ। फिर वेरी स्टिफ। याद रखना, ये पूछ लेंगे, एग्जाम में पूछते हैं। तो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में ये चार तरह का सॉइल का बिहेवियर होता है। वेरी सॉफ्ट होता है पहले, फिर सॉफ्ट होता है, फिर मीडियम स्टिफ होता है, फिर सॉइल आपकी वेरी स्टिफ हो जाती है। सेमी सॉलिड में वेरी स्टिफ टू हार्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे हार्ड टू सॉलिड में क्या होगा? हार्ड टू वेरी हार्ड। ठीक है। अब बताओ आईसी का वैल्यू, लिक्विड में आईसी का वैल्यू लेस देन जीरो। अच्छा, यहाँ पर चार, तो चार दे लो ऐसा, एक दो तीन चार, ये लाइन चार लाइन आगे कर लो यार। ठीक है। अब देखो, लिक्विड में आईसी का वैल्यू लेस देन जीरो, देखते चलना वैल्यूज को। फिर प्लास्टिक में आईसी का वैल्यू कहाँ से, जीरो से वन तक वेरी कर रहा है। ठीक है, आईसी का वैल्यू जीरो से वन। तो यहाँ पे 0.25 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखो, जीरो टू 0.25। फिर 0.25 से 0.5, फिर 0.5 से 0.75, फिर 0.75 से 1। समझ गए? तो पूछेगा, जब सॉइल मीडियम स्टिफ है तो आईसी का क्या रेंज होता है? 0.5 टू 0.75। हाँ, जब सॉइल वेरी स्टिफ है आईसी का क्या रेंज होता है? 0.75 टू 1। हाँ, जब सॉइल स्टिफ टू हार्ड वाले कंसिस्टेंसी में या फिर सेमी सॉलिड बोल देगा तो आईसी इज ग्रेटर देन 1। वे हार्ड टू वेरी हार्ड में आईसी इज फार फार ग्रेटर देन 1। कुछ भी पूछ सकते हैं वो। नाउ लिक्विडिटी इंडेक्स का देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब वेरी सॉफ्ट वाले कंसिस्टेंसी रेंज में 0.75 टू 1। अब यहाँ पे क्योंकि 1 से 0 की तरफ आना है तो 0.75 टू, एक मिनट यार, 0.75 टू 1 मतलब 1 टू 0.75, सॉरी ऐसा लिखो, 1 टू 0.75, 1 टू 0.75। ठीक है। अब ये 0.75 टू 0.5, फिर लिखो 0.5 टू 0.25, फिर लिखो 0.25 टू 0, फिर लिखो लेस देन जीरो, फिर लिखो फार 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 लेस देन जीरो का कोई मतलब नहीं है, वही मतलब ज्यादा नेगेटिव में हो जाएगा, यही बात होगी और कुछ नहीं। अब देखिए रिमार्क में, कौन सा सॉइल सुटेबल फॉर फाउंडेशन है? लिक्विड में नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल। ठीक है, ये सॉइल सुटेबल नहीं है। सुटेबल कौन कौन से सॉइल होंगे सुटेबल? इस वाले कंसिस्टेंसी रेंज में जो रहते हैं, कौन से? सेमी सॉलिड और सॉलिड वाले कंसिस्टेंसी रेंज में केवल वही सॉइल सुटेबल फॉर फाउंडेशन होते हैं। तो सुटेबल फॉर फाउंडेशन, आप इस पे फाउंडेशन बना सकते हैं। यही ध्यान रखना है आपको टेबल में।
ओके। अब एक नया टर्म है, देखो, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, मैं अभी वीडियो पे आके समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये डेटा लिख लो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब तो समझ में आ ही रहा है। अब अनकन्फाइंड का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये डेटा लिख लो। जब सॉइल लिक्विड लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी में, लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है, तो ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग नेग्लिजिबल होती है, स्ट्रेंथ ही उसका कम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.027, याद रखना, पूछ लेता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से लेके 0.25 के रेंज में होगा, फिर 0.25 टू 0.5 के रेंज में होता है, फिर ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.5 टू 1 के रेंज में होता है, 1 से 2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, फिर आपका 2 से 4 2 टू 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर लगभग 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो मैक्सिमम देखा गया है वो अराउंड 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक देखा गया है, ये टेबल में देखो। अब वो कब, जब वो हार्ड हार्ड होता है सॉइल, है ना, कब, जब सॉइल आपका होता है हार्ड। डेटा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कितना, जी, या 0.027, एकदम नेग्लिजिबल। 0.027 मतलब क्या, लगभग जीरो, और क्या है वो, और कुछ है क्या, नहीं। ओके, तो टेबल बनाओ, ये टेबल लिखो, बहुत जरूरी टेबल है। अब देखिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ये टेबल को आपने बनाया बनाया होगा, ठीक है, नहीं बनाए तो तुम्हारी गलती, बना लो, वीडियो पॉज वाउज करके अच्छे से। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आगे भी काम आएगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वाले टॉपिक में इस चीज को एकदम एक बार फिर से पढ़ेंगे। अनकन्फाइंड सॉइल सैंपल, अनकन्फाइंड, ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सोचने वाली बात, मतलब सॉइल को दबाना है, तो एक अनकन्फाइंड सॉइल सैंपल लेंगे, एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन लीजिए, अनकन्फाइंड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, ठीक है, ऐसा एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, अनकन्फाइंड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है सॉइल का, ये इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, ये ऊपर, ये नीचे, क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स सपोज ए। अब इसके ऊपर आप लोड लगा रहे हो पी, ठीक है, लोड लगाया पी, तो ये कंप्रेसिव लोड है, ये जो पी है ये कौन सा लोड है, कंप्रेसिव लोड, आप इसको दबा रहे हो। अनकन्फाइंड स्पेसिमेन, कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कन्फाइंड होना, मतलब जैसे आई एम कन्फाइंड इन रूम, मैं कहीं पे बंद हूँ, आई एम कन्फाइंड, मेरे चारों बगल कोई ना कोई एक घिराव लगा के खड़ा है। तो जैसे कि मान लो नेचुरली सॉइल को देखो, नेचुरली ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे सॉइल है, पूरा पूरा का पूरा मिट्टी है, ये पूरा का पूरा मिट्टी में से मैं एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो छोटा सा मिट्टी है, छोटा सा एरिया का, इसके चारों बगल मिट्टी है, सो दिस पर्टिकुलर सॉइल इज कन्फाइंड बाई साइड सॉइल, है ना, ये चारों बगल से सॉइल से कन्फाइंड है। तो यहाँ बात हो रही है अनकन्फाइंड, मतलब खुला एकदम फ्री सॉइल, मतलब सॉइल लिया आपने, उसका एक स्पेसिमेन बनाया, फिर उसमें किसी भी तरह का कंफाइनमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कंफाइनमेंट नहीं है, मतलब वो किसी भी तरह का बॉक्स वगैरह में नहीं है, टेस्टिंग बॉक्स वगैरह में, या फिर उसके अगल बगल कोई प्लास्टिक का बोतल वगैरह नहीं है, ऐसा कोई कंफाइनमेंट नहीं है, बस एक सॉइल सैंपल आप ले रहे हो उस सिलेंड्रिकल शेप का, लेट सपोज, उसके ऊपर फिर आप लोड लगाए, पी लोड लगाओगे तो सॉइल फेल कर जाएगा, और सॉइल बेसिकली फेल करता है सीयर में ही, है ना, तो हम बताएंगे आपको, लेकिन समझना, ये पी लोड लगाने के कारण, ये जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स को लगाने के कारण सॉइल कर जाएगा फेल। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वो निकालेंगे हम पी बाई ए, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इज ओनली योर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जिस स्ट्रेस लेवल पे वो सॉइल फेल हो जाता है, क्लियर है। तो लिखिए, डायग्राम बना लो, एक नोट बना के लिख लेना बस, ठीक है। अनकन्फाइंड का मतलब समझ गए ना, कन्फाइनमेंट नहीं है, कन्फाइनमेंट मतलब कोई चीज कहीं पर चारों बगल से कन्फाइन होना, है ना, कोई चीज है यहाँ पर, इसके चारों बगल कुछ है जो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो बोलेंगे कि ये स्पेसमैन कन्फाइंड है।
लेकिन यहाँ पर ये कन्फाइंड नहीं है। आप इस पे लोड लगाओगे ये फैल सकता है, जितना इसको फैलना है वो उतना फैलेगा। लेकिन अगर कन्फाइंड है तो कोई बाउंड्री है, तो आप लोड लगाओगे तो ये जितना अपना आजाद फैलना चाहता है उतना नहीं फैल पाएगा, क्योंकि जो बाउंड्री से कन्फाइंड है वहां से फोर्स लग रही होगी इसके चारों बगल, है ना। तो ये अनकन्फाइंड की बात हो रही है, मतलब फ्री है, जितना दबाओगे जितना उसको फैलना है फैलेगा। क्यों फैलेगा, क्यों? जब तुम लोड लगाओगे, सॉइल है, फैलेगा, है कि नहीं। कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, टेंशन तो नहीं लगा रहे हैं, कंप्रेशन लगा रहे हैं, दबाओगे तो वो बल्जिंग होगी, उसमें फैलेगी। क्लियर सी बात है। दिस इज द सिंपल थिंग। ओके, बेसिक चीजें। Unconfined compressive strength is defined as the load per unit area at which unconfined specimen of soil fail under simple compression test। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू यू से। क्यू यू, स्मॉल क्यू यू या फिर कैपिटल क्यू यू, है ना, लेकिन जनरली स्मॉल क्यू यू लेते हैं। तो क्या होगा, पी बाई ए, और कुछ नहीं, ऐसा इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो इसी के साथ आज यहीं तक हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमको क्लास अपलोड करनी है। तो आगे और छोटा सा पोर्शन रह गया, उसमें चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं सभी सॉल्व करके ये चैप्टर निपटा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर फिर मूव करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।